एक बार आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि नियम जो हैं वो जनता के लिए होते हैं, जनता नियमों के लिए नहीं होती है। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब कोई रैली निकलती है, पॉलिटिकल रैली की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय नियमों की आप भी देखते हैं बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। मतलब बाइक पे 3 सवार हैं, हेलमेट का तो आप सवाल ही छोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक और मैं हूँ गौरव। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ मध्य प्रदेश पुलिस के एक ऐसे काबिल पुलिस ऑफिसर हैं जिनके निर्णय लेने की क्षमता का पूरा पुलिस महकमा कायल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वो किसी क्षेत्र में जाते हैं, कि जिस भी सिटी में रहते हैं, और जब वहाँ से उनका ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो शहर के निवासी हैं, वो उनका ट्रांसफ़र रोकने के लिए गुहार लगाते हैं। इतनी मोहब्बत वो उस ऑफिसर से करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं एडिशनल एसपी ग्रामीण और देहात जयराज कुबेर जी की, जो कि आज हमारे साथ हैं। आज हम जयराज कुबेर जी से बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, कैसे उन्होंने पुलिस महकमे में एंट्री ली, कैसे उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा को पास की और इस दौरान उनको क्या क्या मुश्किलें आई और उन मुश्किलों का उन्होंने कैसे सामना किया। आज इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर ब्रेकिंग में। नमस्कार सर, हम बात करेंगे पहले आपके बचपन की। जैसे आप गोहद के निवासी रहे हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं, कैसी आपकी शिक्षा रही? स्कूल में आप कैसे थे? मेधावी छात्र थे या एक एवरेज छात्र थे? स्कूल में डांट पड़ती थी? परीक्षा पे समय पे पास हो जाते थे या कभी फेल भी हुए? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जन्म मेरा गोहद जिला भिंड में हुआ। वहीं एक शासकीय विद्यालय था, सर्वोदय स्कूल, उसमें हम पढ़ने जाते थे। और शिक्षा जो स्कूल था उसमें हम साथ में बैठने के लिए भी अपनी फट्टी लेके जाते थे। इस तरह की शुरुआत हुई। मेरे पिताजी डॉक्टर हुए, उसके बाद फिर मैं उनके साथ में वहाँ रहा। क्योंकि पहले जो स्कूल था बहुत ही कम लेवल का स्कूल था। उसके बाद में एक शिशु मंदिर में पढ़ने गए, मध्य रेलवे शिशु मंदिर में। तो वहाँ पढ़ाई का स्तर अच्छा था। तो शुरुआत में कोप अप नहीं कर पा रहे थे, परिस्थितियों से समायोजन नहीं हो पा रहा था, तो पढ़ने से जी चुराने लगे शुरुआत में। उसके बाद धीमे धीमे परिस्थितियों से समायोजन हुआ, फिर आगे और मेहनत की। जैसा आपने बताया आपके पिताजी डॉक्टर थे, तो वो चाहते तो आपको एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते थे, फिर सरकारी स्कूल उन्होंने क्यों चुना? और आपको नहीं लगा कि जैसे आपके कुछ साथी भी होंगे शायद प्राइवेट अच्छे स्कूलों में जाते होंगे, आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे? शुरुआत में सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद में फिर कुछ समय प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े। और उसके पश्चात में फिर एनसीसी का इंटरेस्ट था, तो मैंने खुद ही शासकीय आदर्श बालक माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन लिया, क्योंकि वहाँ एनसीसी होती थी। तो इस वजह से फिर शासकीय स्कूल में आगे पढ़ाई की। शासकीय स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं अक्सर, तो कभी लगा आपको कि हिंदी जो है, हिंदी मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कभी आपके आगे करियर में वो बाधा भी बन सकती है? क्योंकि आजकल ज़माना है फ्लुएंट इंग्लिश होने का, छोटे बच्चे ही फ्लुएंसी इंग्लिश में बात करते हैं। कभी लगा, ऐसा ख्याल आया आपको? नहीं, ऐसा ख्याल कभी नहीं आया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, तो उसमें इंग्लिश मीडियम था, तो उससे पढ़ाई की। 12th के बाद स्वाभाविक आपने मैथ्स ही लिया होगा जब आपने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग का ख्याल कैसे आया? उस समय लोग ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम भी कर लिया करते थे। इंजीनियरिंग आपका मन में ख्याल आया, फिर इंजीनियरिंग छोड़ दी आपने? जब मैं टीनेजर था, जब मैं 10वीं में था, तभी से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पुस्तकें लेना मैंने शुरू कर दिया था। कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण, ये सारी मैगजीन्स में पढ़ता था। तो उसमें जो आईएएस टॉपर्स थे उनके इंटरव्यू में पढ़ा करता था। अधिकांश उस समय ऐसा था कि आईआईटीएन से आईएएस टॉपर हो रहे थे या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के या प्रशासनिक सेवा में आ रहे थे। तो वही रास्ता मैंने चुना। पहले मैंने इंजीनियरिंग करना उचित समझा, इससे मेरा कम से कम जॉब सिक्योरिटी हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी करूँ। मैंने इसी मार्ग को चुना। इंजीनियरिंग करने के बाद आपने कॉलेज में भी पढ़ाया है। पढ़ाना भी एक, शिक्षक होना भी एक अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य होता है। किसी को आप शिक्षित कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी में आप प्रकाश लेकर आ रहे हैं। फिर शिक्षक वाला वर्क आपने क्यों छोड़ दिया और प्रशासनिक सेवा को चुना आपने? प्रशासनिक सेवा में आना तो पहले से ही सोच रखा था। बाकी जिन दिनों में शिक्षक बना इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब मैं पढ़ाने लगा, तो वो दिन भी सबसे अच्छे दिन थे। आप जब शिक्षक बनते हैं, किसी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों की ज़िंदगी बदलने का प्रयास करते हैं, लोगों के लिए अच्छा कर पाएँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कर पाएँ। वो सबसे अच्छे दिन थे। मतलब
मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था, वहाँ स्थिति ऐसी थी कि दूसरे कॉलेज के लड़के मेरी क्लास में पढ़ने के लिए आते थे। मतलब कॉलेज में आए, ट्यूशन नहीं, मैंने फिर ये कॉलेज क्लास की बात है। तो वो दिन भी अच्छे थे। उसके बाद में ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए। यहाँ मेरी क्लास में सिर्फ 60 लोग हैं, 60 लड़के हैं, और ज़्यादा लोगों के लिए मुझे अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। और चूँकि मेरा पहले से ये डिटर्मिनेशन था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँगा, तो इस वजह से मैं तैयारी की। बात करते हैं आपकी तैयारियों की, जो कि आपने एमपीपीएससी के लिए की। तो तैयारी के लिए आपने क्या क्या मेथड्स अपनाए, कैसे तैयारी की? जैसे आपने बताया कि प्रतियोगिता दर्पण आप 10th क्लास से ही खरीदते आ रहे थे, वो बहुत ज़रूरी एक बुक है मुझे लगता है किसी भी प्रशासनिक सेवा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। उसके अलावा आपने क्या क्या तैयारियाँ की, कोचिंग्स ली, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, कैसा लक्ष्य आपने भेदन किया? ये कोई भी व्यक्ति जो भी सफल अफसर है या अफसर हुए हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सब की एक अपनी कहानी होती है। सब मेहनत से और संघर्ष से ही आगे बढ़ पाते हैं। चाहे कोई भी परीक्षार्थी हो, सब लोग मेहनत से ही आगे बढ़ पाते हैं, अपनी परिस्थितियों में मेहनत करते हैं। मैंने भी उसमें मेहनत की। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया करता था, तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की। जब मैं प्रारंभिक परीक्षा दे रहा था, तो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग का छात्र था, तो मुझे नहीं मालूम था कि ये जो इसके विषय जो हैं लोक प्रशासन में क्या है, या हम जब पढ़ते हैं राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ने पड़ती हैं जब हम जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं। तो मुझे में कुछ भी ही नहीं आता था। तो फिर उसकी शुरुआत की जब मैंने एक जनरल स्टडीज़ की एक कोचिंग ली और लोक प्रशासन की कोचिंग ली। एक कोचिंग में मैं जाने लगा, और सुबह जो सामान्य अध्ययन का कोचिंग थी, और शाम को सब्जेक्ट की कोचिंग थी। चूँकि मेरे पास समय कम था, मुझे कोई आइडिया नहीं था विषय का, तो मैं दोनों कोचिंग में, मतलब अलग अलग बैच थे, 2 बैच में मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब एक बैच में सुबह कुछ यूनिट चल रही थी, शाम को दूसरी यूनिट चलती थी। मैं कॉलेज पढ़ाने जाता था, कॉलेज बस से बैठता था, सुबह अपना टिफ़िन ले जाता था, साथ में अपनी जो मुझे पढ़ाना होता था वो भी मैं तैयारी करके जाता था, कॉलेज में पढ़ाता था। उसके बाद मैं खुद अपना पढ़ता था। जब कोचिंग सुबह जाता था तो कोचिंग से बस में बैठता था। जब लौटता था तो सीधे कोचिंग पे उतरता था। और उतरते ही जब मैं क्लासरूम में जाता था, तो जो सर हमें पढ़ाया करते थे, सबसे पहले मुझसे ही पूछा करते थे। उनको उम्मीद थी कि मेरे से आंसर आएगा। जो हमारी कोचिंग थी वो 4थी मंजिल पर थी, तो नीचे हम सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते नीचे एक चाय वाला बैठता था, उससे एक चाय का जो डिस्प्ले कप में चाय लेके सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते चाय पीते हुए ऊपर जाते थे क्लासरूम में, फिर लौट के फिर घर आते थे। और फिर इस तरीके से ये क्रम रहा, और पहले प्रयास में भी सफलता पाई। आपका जो तैयारी रही वही आपकी संघर्ष को बयां करती है कि कॉलेज में पढ़ाते हुए अपनी खुद का खर्चा निकालते हुए आपने कोचिंग ज्वाइन की, और 4थी मंजिल पर कोचिंग थी, और मुझे लगता है उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है जहाँ पढ़ते थे। तो वो आपने पढ़ाई की और पहले प्रयास में सफलता हासिल की। कई बार होता है सर के 4 प्रयास 5 प्रयास में मैं देखता हूँ कई लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, तो पहले प्रयास में आपका सिलेक्शन हुआ। स्वाभाविक है, आपकी मेहनत अच्छी रही होगी, पर आप मानते हैं कहीं ना कहीं इसमें लक या किस्मत का भी हाथ होता है? डेफिनेटली अपने माता पिता का आशीर्वाद, साथियों का सहयोग, ईश्वर की सदिच्छा, इसके बिना तो कुछ सफल हो ही नहीं सकता है। तो उसमें तो सहयोग था ही। बात करते हैं सर, जब आप श्योपुर में थे और महिला अपराध प्रकोष्ठ के डीएसपी आप रहे थे, तो एक जनरल सी बात है सर, जैसे आपको काफ़ी अनुभव रहा होगा कि जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, या महिलाएं भी कई बार अपराध में लिप्त हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का उच्च शिक्षित होना आवश्यक है। ये सब अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक लंबा अरसा आपका पुलिस महकमे में हो चुका है, तो आपका अनुभव क्या बोलता है सर इसमें? डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। महिला सुरक्षा के लिए तो सब पूरी सरकार सजग है, लगातार इसमें प्रयास हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। पुलिस भी जगह जगह जाकर जागरूकता अभियान चलाती है, और हर स्तर पर मतलब अब तत्परता से महिलाओं की सुनवाई होती है। कोई भी अपराध रजिस्ट्रेशन में या उसके डिटेक्शन में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। हम यहाँ भी जब जनसुनवाई में बैठते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 60% महिलाएँ होती हैं। वो परिवार से पीड़ित हो सकती हैं या किसी और तरीके से पीड़ित हो सकती हैं, आती हैं। महिलाओं की शिक्षा सबसे ज़रूरी है, महिलाओं का खुद का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सदियों से महिलाएं, मतलब महिलाएं किसी भी समाज की हों, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग की हों,
महिला अपने आप में एक खुद का अपना एक समाज है। वो सभी समाजों में महिलाएं शोषित हैं, पीड़ित हैं, आज भी शोषित हैं। उनको खुद आगे बढ़ना होगा, शिक्षित होना होगा और ये जो परंपरागत चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलना होगा, खुद के लिए सोचना होगा। ये जो मन में बैठा लिया है कि जो अपना टाइम वेस्ट करती हैं कि जिस कलर की साड़ी होगी, उसी कलर की बिंदी होगी, उसी कलर की चूड़ियाँ होंगी, पूरा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, अपनी पढ़ाई लिखाई करना है और आगे बढ़ना है। एक बार आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि नियम जो हैं वो जनता के लिए होते हैं, जनता नियमों के लिए नहीं होती है। आपको याद होगा एक बार आपने स्टेटमेंट दिया था, पुरानी बात है ये। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब कोई रैली निकलती है, पॉलिटिकल रैली की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय नियमों की आप भी देखते हैं बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। मतलब बाइक पे 3 सवार हैं, हेलमेट का तो आप सवाल ही छोड़ दो। तो ये जो नियम और जनता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं उस समय? नहीं, ये जो मैंने जो टिप्पणी की वो इसलिए की कि हम पब्लिक सर्विस में हैं और हम लोक कल्याणकारी राज्य में जी रहे हैं। जो नियम जनता ने जनता के लिए बनाए हैं। मेरा जो मेरा वक्तव्य था वो इस रूप में था कि पब्लिक सर्वेंट को या किसी भी व्यवस्था को लोगों के हित में काम करना चाहिए। ये सोच के काम कर, नियमों का हवाला देके लोगों को परेशान न किया जाए, ये मेरा आशय था। बाकी अगर कोई भी रूल ब्रेक करता है जो पब्लिक ने खुद के लिए बनाए हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाए हैं, तो उनका पुलिस पालन कराती है। चाहे अगर जुलूस में अगर नियम तोड़ते हैं लोग तो उन पर भी कार्रवाई होती है, या 3 सवारी हों या जो भी नियम को तोड़ते हैं उन पर कार्रवाई पुलिस करती है। सर, हम अक्सर फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर देखते हैं जो हीरो होता है, अगर वो बाई चांस पुलिस ऑफिसर है और वो स्वाभाविक है हीरो तो अच्छा ही काम ही करेगा, तो जब उसका जो आपराधिक किस्म के लोग हैं ट्रांसफ़र करा ही देते हैं, नेता जो फिल्मों में दिखाया जाता है, तो फिर जनता बहुत दुखी हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही मैं देखता हूँ कि पहले आपका श्योपुर से ट्रांसफ़र छतरपुर हुआ, तो जो एसपी थे उन्होंने वो काफ़ी दुखी हो रहे थे कि अरे मेरा तो अब काम ही रुक गया, मतलब टीआई वगैरह को तो नुकसान हो गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। जब आपका छतरपुर से ट्रांसफ़र हुआ तो बाकी जनता पहुंच गई लेकर लेटर के इनका ट्रांसफ़र नहीं होने दिया जाए, इतने अच्छे अधिकारी हैं। तो ये जो मोहब्बत है ये कहाँ से लेकर आते हैं सर? आपकी जनता भी, अधिकारी भी एकदम आपके कायल हो जाते हैं। हमको हमारा इंटेंशन साफ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और हम पब्लिक सर्विस में हैं, हम लोक सेवक हैं, मैं सेवक हूँ। अगर मैं इस भाव से काम करूँगा, जब हम जाते हैं अपने कार्य के लिए जाते हैं, तो अगर ये भाव है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरे अंदर कोई ब्यूरोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी नहीं है कि मैं अफसर नहीं हूँ, मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ, तो अपने आप ही सब चीज़ें सहज होती जाती है। आप धीमे धीमे आपकी एक इमेज बन जाती है, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। जब आप लोगों के लिए काम करेंगे तो लोग इस चीज़ को समझने लगते हैं और वो जुड़ाव अपने आप बन जाता है। ये जो गैप है पुलिस और जनता का, क्योंकि कई बार लोग पुलिस से डरते भी हैं, वर्दी से डरते हैं, सही हैं, उसके बाद भी थाने में नहीं जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पुलिस हमें अंदर पकड़ ले। तो ये जो गैप है जो मैं देखता हूँ आपने ख़त्म किया है, उसके पीछे क्या रणनीति रही? कैसे आपने जो गैप है वो मिटाया है पुलिस और जनता के बीच का? नहीं, ये मैंने कहा ना कि जब आपका जो जिस उद्देश्य के लिए आपकी शासन ने नियुक्ति की है, जिसके लिए आप खुद आए हैं, आपने पब्लिक सर्विस चुनी, आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप कोई अन्य उसमें नहीं है, आपने चुना जन सेवा को चुना। मतलब ये तो रियल है, आप पेड वर्कर हैं। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है उसको काम करने के पैसे दिए जाते हैं, पब्लिक के लिए काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। जब आप इस भाव से काम करते हैं तो अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। और हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और भी बहुत अच्छे अफसर हैं, कई सारे अफसरों से जिनके साथ में मैं रहा, उनसे मैंने प्रेरणा ली कि कैसे काम करते, पब्लिक के लिए काम करना है, तो उससे चीज़ें सब सही हो जाती हैं। और अब आज के दौर में क्या है कि पुलिस का खौफ भी कम हुआ है। अपन देखते हैं लोकतंत्र का विकास जैसे जैसे समाज के अंतिम सिरे तक हुआ है, वैसे वैसे लोगों के हाथ में ताकत आई है और अब वो चीज़ें कम हुई हैं, पुलिस से डरना और ये सारी चीज़ें कम हुई हैं, लोग अपनी हक की आवाज़ उठाते हैं। सरकार ने भी बहुत अच्छे पोर्टल्स बना रखे हैं जहाँ पब्लिक अपनी बात कहती है, सीधे वरिष्ठ अधिकारी तो बात पहुँचती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि थाना एक इकाई है वही सब चलता रहे, बहुत सारे अच्छे पोर्टल्स हैं इनमें सीधे बात होती है। अब सबके नंबर्स हैं और अधिकांश ऑफिसर्स फ़ोन उठाते हैं और पब्लिक को रिस्पॉन्स करते हैं। आप ग्वालियर देहात के एडिशनल एसपी हैं, तो देहात का जो वर्किंग है, जैसे गांव है, कई बार रोड भी अच्छी नहीं है, या गांव में जो मामले हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो वहाँ पर पुलिस की पहुँच थोड़ी सी दूर हो जाती है, थाने दूर रहते हैं, तो वहाँ पर हथियार उठाना, लाठियों से हमला। कल ही में एक मामला पड़ रहा था जहाँ पे डायल एंड डेट की गाड़ी भी तोड़ दी गई थी।
है ना। तो ये इसको आप कैसे, मतलब कोई मुश्किलें नहीं आती आपको, कोई मुश्किलें आती हो? क्योंकि गांव के लोगों को समझाना, काउंसलिंग करना शहर की अपेक्षा थोड़ा सा टफ है। आपको कैसा लगता है ये? ऐसी घटनाएं तो खैर यदा कदाई होती हैं। जिस तरह की घटना अभी हुई, वो थोड़ा कुछ ऐसा भी समझ में आया कि वो जो लोग थे वो थोड़े मानसिक विक्षिप्त भी थे, जिन्होंने डायल 100 की गाड़ी पर पथराव किया। अन्यथा ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। ये बात सही है कि थानों से ग्रामीण क्षेत्रों की दूरियां अधिक रहती हैं, एरिया बड़ा रहता है, लेकिन गांव के लोग भी अच्छे शांत रहते हैं, शांत होते हैं। वो अपराध का जो पैटर्न शहर में होता है वो पैटर्न गांव में नहीं होता, तो इस वजह से मदद मिलती है। और अब रोना इतनी ख़राब नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अब तो अप्रोच आसानी से होती है, दूर दूर अच्छी सड़कें हैं, कहीं कोई कमी हो तो अदरवाइज एक हाथ से हो सकता है, अदरवाइज आसानी से पुलिस पहुंचती है। कई बार आप ऐसे मिशन पे जाते होंगे जहाँ पर हो सकता है कि खतरे का अंदेशा बना रहता हो, तो आपकी जो धर्मपत्नी है, कभी उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए रोका कि आप नहीं जाओ और पुलिस का काम छोड़ दो, क्योंकि रिस्क तो रहता ही है कभी ना कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं शुरुआत के दिनों में 2 वर्ष बालाघाट रहा, नक्सल ही रहा था टोटल, और तब मैं अकेला ही था। उसमें हॉक फोर्स में रहा मैं, बालाघाट के प्रोफेशनल था। तो जंगल सर्चिंग करने जाते थे, 35-35 किलोमीटर हम चले साथ में, सब ट्रूप्स के साथ में। तो जब जिस सेवा को सुना है उसके साथ में न्यायपूर्ण काम करना ही श्रेयकर है, ऐसी कभी कोई समस्या नहीं आई। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि जो स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा में अपना करियर बनाने का, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि जिनसे उनको, एक बात कहते हैं कि रामबाण औषधि, कि वो अभी प्री एग्ज़ाम भी आने वाला है MPPSC का, जून में है, क्या आप उन्हें एडवाइस देंगे कि वो उनकी तैयारी में थोड़ा सा उन्हें और मोटिवेशन मिल जाए? देखिए, अच्छा प्रश्न है ये। अब जब मैंने तैयार की थी तब बहुत सारी चीज़ें अलग थीं और अब अलग हैं, लेकिन मेहनत तो वही है। पैटर्न और थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती रहती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता वो सीढ़ी है जिस पे आप जिम में हाथ डालकर नहीं चढ़ सकते। आपको जैसे अब हम सुनते हैं, हमने महाभारत देखा और सुनते हैं कि अर्जुन को चिड़िया की आँख दिख रही थी, तो हमको सिर्फ उस वही जो लक्ष्य जो है उस पर सदैव नज़र बनाए रखना है। और 2-3 चीज़ें और कहूँगा मैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में अकूत मेहनत की आवश्यकता है। एक तरह से जुनून की हद तक हमको जाना है, लेकिन अपना फिजिकल और मेंटल जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना है। पढ़ाई के दौरान जब हम किसी भी संस्थान में जा रहे हैं, किसी कोचिंग में जा रहे हैं, हमारे साथी लोग होते हैं, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है। मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाता था। तो मेरा एक विषय मानव विज्ञान था, उसमें एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन हुआ करता था। तो मैं जब पहले प्रयास में जब मैं परीक्षा दे रहा था तो मेरे मानव विज्ञान में कम नंबर थे। तो मुझे शॉर्ट नोट मुझे ठीक दिखे। मैंने जो मेरा साथी था उससे कहा, ये शॉर्ट नोट मुझे दे दो, मैं इसकी फ़ोटो कॉपी करा लूँ। अगले दिन से वो फिर कई वो शॉर्ट नोट का रजिस्टर लेकर नहीं आया, मुझे यूँ ही बेवकूफ़ बनाता रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कॉम्पिटिशन एक स्वस्थ होना चाहिए। विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करें, जो तैयारी में एक दूसरे की मदद करें। जिसको वहाँ पहुँचना है वो तो पहुँचेगा ही, आप किसी का रास्ता रोक नहीं सकते। और एक दूसरे की मदद करेंगे तो जब आप एक अच्छे इंसान होंगे तो आपको वो पलट के मिलेगा। इंटरव्यू की तैयारी लोग करते हैं। जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी की तो इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती, वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। आप अच्छे होंगे, अच्छे व्यक्ति होंगे, तभी आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। तो विद्यार्थियों में कॉम्पिटिशन, एक स्वस्थ कॉम्पिटिशन होना चाहिए। एक दूसरे की मदद करते हुए पढ़ना चाहिए। हम जहाँ भी पढ़ रहे हैं उस संस्थान का नाम रोशन होगा। मैं अपना एक और किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक साथी था, मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसके यहाँ साथ में पढ़ने जाता था। ये मानव विज्ञान के मेरे पास प्रॉपर नोट्स नहीं थे, तो उसके यहाँ एक रद्दी पड़ी हुई किताबें मैं ढूंढ रहा था। उसमें से मुझे 2 किताबें मिली। 2 किताबें मिली और मैंने उन किताबों को देखा, पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उन दोनों किताबों को पूरा फ़ोटो कॉपी कराया, उनको पढ़ा। ठीक है, मैं उसका जीवन भर आभारी हूँ उसके लिए, और उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उन पुस्तकों से। तो कंपटीशन स्वस्थ होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करते हुए पढ़ना चाहिए। पुस्तकों के नाम क्या थे वो, अगर आप बताना चाहें तो? वो मानव विज्ञान के जो एंथ्रोपोलॉजी जो पेपर है उसके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के
एक टोडैया ट्यूटोरियल्स हुआ करती थी बिलासपुर में, उसके नोट्स थे, बहुत पहले हुआ करती थी, वो बंद हो चुकी थी, तो पुराने नोट्स पड़े हुए थे, तो लेकिन वो बहुत सटीक थे, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा दोस्त ने जो मदद की, मैं कभी भी उसको जिक्र करने में नहीं भूलता हूँ। जब मैं पहले प्रयास में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं देर रात तक पढ़ता था और सुबह भी जल्दी जग जाता था, तो मेरा प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता था। तो परीक्षा जब मैं लिख रहा था मेंस, तो उन दिनों में मैंने को ये महसूस हुआ कि मेरा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो मेरा ध्यान होना चाहिए, तो वो उतना ध्यान नहीं था। फिर जब मैंने दूसरे प्रयास में जब मैंने तैयारी की, तो मैंने जब मैं मतलब इवन एग्ज़ाम के दिनों में भी मैं कम से कम 20-25 मिनट अपना शारीरिक श्रम करता था, थोड़ी एक्सरसाइज करता था, फिजिकल वर्कआउट करता था, और इससे मैं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सका और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सका। उसका मुझे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ। और जो मेरी जो प्रवृत्ति थी देर रात तक पढ़ने की, उसको मैंने चेंज किया, उसको मैंने जल्दी जगना शुरू किया, जल्दी सोना और जल्दी जगना शुरू किया, तो उससे मुझे डेफिनेटली जो लोग पढ़ रहे हैं, एक जो विद्यार्थी होते हैं, उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि मेरे को अच्छे नोट्स बनाना है, दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स ढूंढता है वो, कि इन नोट्स को पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसे दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स के चक्कर में ना पढ़ें, आप कोई भी एक किताब लें जिसमें पूरा सिलेबस कवर होता हो, उसको अच्छे से पढ़ें। परीक्षा जैसे हम 8वीं 9वीं 10वीं की परीक्षा पढ़ते हैं, वैसी परीक्षा ये होती है, थोड़ी सी प्रकृति बदल जाती है, थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है, आपकी तार्किकता का भी एक पुट आ जाता है। तो पहले ज़रूरी है कि जो सिलेबस है उसको कवर कर लिया जाए, उसके बाद में उसको उस आंसर को अच्छा करने के लिए आप उसको अपडेटेड नई चीज़ें उसमें जोड़ सकते हैं, उसके लिए अलग से पढ़ सकते हैं। तो ये दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक बेस बुक बनाएं, उसको पहले पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लें, उस किताब को अच्छे से लर्न करें, उसको अपने जीवन में आत्मसात जैसे कर लें, तो और अपडेटेड रहें, और इन चीज़ों से आपका काम बन जाएगा। और पढ़ाई के मतलब परीक्षा के अंतिम दिनों में भी कोर्स को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स भी हैं कि कम समय में कैसे रिवाइज़ करें। एक मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो पेज को पलट के, उंगली फेर के, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप रिवाइज़ करने का प्रयास करें, इससे भी आपको मदद मिलेगी। तो जैसा कि सर ने हमें बताया, हम बचपन से एक कहावत सुनते हुए आ रहे हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वही पैटर्न को आपको फॉलो करना है। परीक्षा के दिनों में आपको जल्दी सोना है और जल्दी सुबह प्रातःकाल उठना है, और उसके बाद अपना जो भी कोर्स है उसे रिवाइज़ करना है, और ज़्यादा नोट्स के चक्कर में ना पढ़ते हुए कोई भी एक बुक है उसको पूरी डिटेल में पढ़ना है और उसे कंठस्थ और याद करना है। यही सफलता के सूत्र थे जो कि आज हमसे एडिशनल एसपी जयराज कुबेर जी ने साझा किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और आपको कहीं ना कहीं परीक्षा की तैयारियों में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा। आपको बाकी ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।